हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं चीज़ें, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मेनली फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स आते हैं इन तीन इक्वेशंस पे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन पे मैंने आपको कल दो न्यूमेरिकल्स करवाए भी थे लेक्चर में ही। आज भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड में आ चुके हैं। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उस सारे क्वेश्चंस का सम अप करके हम एक पूरा असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट का लिंक, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहिए। ठीक है, तो देखिए इनिशियली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन के। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इजी से क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज 200 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इज 2 मिनट इनवर्स, थर्ड इज 4 ईयर इनवर्स। तो आपको क्वेश्चन में टी हाफ निकालना है, बहुत इजी है। टी हाफ निकालना है, के की वैल्यू गिवन है, जस्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहां कर भी लेते हैं। ये वाला आपको टी हाफ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टी हाफ निकालिए, टी हाफ हमारे लिए निकालना है। जो भी चीज क्वेश्चन में निकालने को बोली जाती है, सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला लिख लो। देखो ऐसा नहीं है कि 1 मार्कर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखना इतना इंपॉर्टेंट रहेगा या आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ी बेहतर होगी, वो सारी बातें एक तरफ है। आपको जितनी बार आप फॉर्मूला क्वेश्चन करते टाइम लिखोगे ना, उतने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद रहेगा। आपको फॉर्मूला याद, जब आप कोई फॉर्मूला शीट बनाते हो ना, तो आप ये देखते हो कि फॉर्मूले भूल जाते हो, आप ये वैल्यू भूल गए 0.693। तो जितनी बार क्वेश्चन करते हो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देन आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है k इज इक्वल्स टू 200 सेकेंड इनवर्स। सो टी हाफ का हम फॉर्मूला लगाएंगे, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 200 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से कट करा 100 आया, इसको कट करेंगे 0.3465, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3.465 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, आप हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के आगे आंसर 10 की पावर में छोड़ा करो। साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं हम इसे, इजी रहता है, थोड़ा सा आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 2 मिनट इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन में अगर ये बोल नहीं रहा ना कि आपको टाइम मिनट में निकालना है, सेकंड में निकालना है, आवर में निकालना है, तो जो आपको यूनिट गिवन है रेट कांस्टेंट की, उसी में ही आंसर निकाल दो। ये मत करने लगना कि मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है फिर उसको सॉल्व करना, नहीं। ठीक है, आंसर सीधा निकालो। 2 मिनट इनवर्स गिवन है, सीधा टी हाफ की इक्वेशन में पुट कीजिए। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय 2 मिनट इनवर्स। अगेन 2 से कट करा हमने तो 0.3465 आया, और इस केस में यही आपका आंसर भी आ जाएगा 0.3465 मिनट। ठीक है, ऐसे ही लास्ट पार्ट भी इसका हो जाएगा। लास्ट पार्ट में आपको कितना गिवन है, 4 ईयर्स। अब यहां पे आंसर हम ईयर में निकाल देंगे। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय 4, ये ईयर है तो आंसर ईयर में आ जाएगा। ठीक है, कट करेंगे इसको 4 से तो 0.173 आएगा। ठीक है, तो 0.173 इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, टी हाफ वाला वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आपको हाफ लाइफ निकालनी है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले तो। हाफ लाइफ पीरियड of first order reaction is 1386 सेकेंड, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज। अब क्वेश्चन उल्टा दे दिया। उल्टा क्या, यही इक्वेशन है, डिफरेंस ये है कि इस बार आपको हाफ लाइफ दे दी, कि हाफ लाइफ आपको गिवन है 1386 सेकेंड।
बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन यही फॉर्मूला लग जाएगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693 बाय टी हाफ की वैल्यू डाल देंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 1386। ठीक है, सॉल्व करोगे आप इसे तो आपका आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो वही सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर लेना इसकी। आपको इसमें टी हाफ निकालना था, इसमें के निकालना है, वही दो वेरिएबल हैं, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन, हाँ अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। क्वेश्चन देखो एक बार, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction। आपको बोला जा रहा है कि जब ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम लगेगा 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो दुगना होगा एज कंपेयर टू 90%। ये बोला जा रहा है, इसको आपको बताना है, ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है आपको कि T99 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब 99% कंप्लीट होगी, 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90% का दुगना होगा, बस इतना आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, आप 99% और 90% की इक्वेशन बनाओगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम बोलते हैं फॉर T99% की बात करते हैं हम पहले। ठीक है, T99% का मीनिंग क्या है? T99% का मीनिंग है कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान देना, अगर T99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो फॉर्मूले के अंदर जो फाइनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 99% रिएक्शन पूरी हो चुकी, तो कितना बचा होगा? ये सिर्फ 1% बचा होगा, 1%। ठीक है ना, ये बात ध्यान देनी है। इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बची कितनी होगी? 100% होती है टोटल रिएक्शन, उसमें से 99% कंप्लीट हो गई, बची कितनी? 1%। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, रिलेशन मिल गया। क्या मिलेगा? 1/100 यानी R0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, परसेंट को हम नीचे ले आए। नाउ अब इस इक्वेशन से ये जो हमने R और R0 के बीच में रिलेशन निकाला है, वो रिलेशन हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। T99% हम बोलेंगे इक्वेशन को अब। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा 2.303 के log R0 डिवाइडेड बाय R की जगह क्या लिखेंगे हम? 1% ऑफ R0, दैट इज 1/100 R0। R0 से R0 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनेगी 2.303 के log 100 ऊपर आ जाएगा और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। log की एक और प्रॉपर्टी देखिए, log की प्रॉपर्टी क्या है? log 10 की पावर x, log 10 की पावर x क्या होता है? x, सिंपल x वैल्यू आ, जो भी 10 की पावर में होगा वही log का आंसर होगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ये सिंपली। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय के। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आप डिवाइड करोगे आगे और सारी चीजें एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, T99% की इक्वेशन बन गई। नाउ T90% के लिए हम बनाएंगे फॉर T90%। T90% के लिए क्या बनाएंगे हम? अब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो फाइनल R कितना होगा? 90% रिएक्शन अगर कंप्लीट होगी तो 10% बचेगा R। R क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 10% ऑफ R0 विच इज 10/100, यानी कि 1/R0/10। सेम इक्वेशन बनाइए, वैल्यू पुट कीजिए, तो T90% की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2.303 बाय के log R0 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/10
आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2.303 log 10, ठीक है। log 10 होता है 1, 1 कैसे, सिंपल है, देखो वही सेम फॉर्मूले से आप बता सकते हो 1 है, इसकी पावर 1 है तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की पावर क्या है, 1 है और कुछ है ही नहीं, तो आपके पास आ जाएगा T 90%, T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ना दिख भी रहा है साफ साफ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में टू फैक्टर है जो कि आपको प्रूव करना था। तो जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 क्या है, T 99%, इक्वेशन 2 क्या है, T 90% की। T 90% के इक्वल क्या था, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय के, और T 90% के इक्वल क्या था, 2.303 बाय के। 2.303 बाय के से 2.303 के कैंसिल आउट हो गया, आपके पास फाइनली जो आपको प्रूव करना था वो इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर दोगे कि T 99% T 90% के इक्वल है। और कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें यही ऐसा ही कोई रिलेशन बनाना हो, जैसे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आपको सेम क्वेश्चन गिवन है, रिलेशन ही बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी आपको सेम चीज ही करनी पड़ेगी। चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको बोला जा रहा है कि शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन। आप इस क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हो, एक बार वीडियो रोक के खुद से ट्राई करके देखो, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं, ठीक है। चलो तो देखो एक बार पहले खुद से ट्राई करके देखिए। तो हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि T 99.9%, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये है 10 टाइम्स ऑफ T 50%, ये आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन ये है आपका। ओके, नाउ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा, बिकॉज T 50%, अगर हम T 50% की बात करें तो T 50% तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व कर चुके हैं, T 50% का मीनिंग क्या हुआ, T हाफ ही तो हुआ, हाफ लाइफ टाइम ही तो हुआ। हाफ लाइफ टाइम को हम क्या बोलते थे कि 50% रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर जाए या 50% रिएक्शन बचे जब, ठीक है। तो ये जो T हाफ T 50% है, इसकी तो हमें इक्वेशन पता ही है डायरेक्टली, T 50% इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, हाफ लाइफ टाइम है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, डायरेक्ट आप आ गए T 99.9% वाली इक्वेशन पे। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 99.9% रिएक्शन आपकी पूरी हो चुकी है तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, कितना बचा होगा, आप बोलोगे R जो है वो होगा 0.1% ऑफ R0, बाकी रिएक्शन हो चुकी है खत्म। अब 0.1 R0 क्या होगा, 0.1 बाय 100, और 10 की पावर्स में अगर हम इसे लिखें तो ये आ जाएगा 0.1, पहले से ये 100 से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -3 R0, ये आ गया R और R0 के बीच में रिलेशन। अब इस रिलेशन का यूज करते हुए टाइम की इक्वेशन बनाएंगे 99% के लिए, 99.9% के लिए। 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग R0। अब R की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, R की वैल्यू लिखेंगे 10 की पावर -3 R0, R0 से R0 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 2.303 के लॉग
10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 मीन्स आंसर आ गया 3, लॉग को सॉल्व करके डिवाइडेड बाय के। सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 909.6 यानी 6.909 ये आ गया। अब आपको ये भी दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर 2 डिजिट तक आप देखो तो ये 10 पर ही जाएगा, दिख रहा है हमें साफ साफ, तो यानी आपने क्वेश्चन सही किया है। इसको क्वेश्चन 2 नाम दे दिया। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। क्वेश्चन 2 क्या है? T 99.9% इज इक्वल्स टू 6.909 बाय के और T 50% इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। तो के से के कैंसल आउट हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली 0.69 के 10 टाइम्स आएगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि T 99.9% जो है वो 10 टाइम्स है T 50% के, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। T 3/2 पूछा जाता है कभी कभी कि T 75% T 50% के कितने टाइम्स है, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के अभी जो दोनों क्वेश्चंस हमने करे हैं दोनों ही एनसीईआरटी में हैं। तो अब आपको ये पता है मेथड क्या है जब आपको दोनों में रिलेशन पूछे जाए टाइम के बीच में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सब आप लोग करते रहना प्रैक्टिस। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते, 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है A first order reaction has a specific reaction rate of 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। आपको बोला जा रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा देखो, अभी ना आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का ही असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हमें तो पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन है सारे। बट जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आपको सबसे पहली लाइन यही रीड करनी है कि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है या जीरो ऑर्डर का है। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा, बट फिर भी इस चीज पे फोकस करना। हम क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं कि भूल जाते हैं कि जीरो ऑर्डर भी कुछ था। और जब क्वेश्चन आता है ना, अगर गलती से उन्होंने जीरो ऑर्डर का दे दिया, हम फटाफट से क्वेश्चन रीड करे बिना फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन लाके सॉल्व कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें यही देखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है। ठीक है, तो आपको ना, आप हर क्वेश्चन रीड करोगे, उस क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं लिखा होगा तो कुछ हिंट गिवन होगी आपको कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ 10⁻² सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी k की वैल्यू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स है। हाउ मच टाइम will it take for 20% of reaction to reduce to 5 ग्राम। आपको बोला है कितना टाइम लगेगा, 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 20 ग्राम है, इसको रिड्यूस होकर 5 ग्राम तक घटने में। तो ना लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज में क्या बोला है कि 20, देखो दो चीजें हो सकती थी इस क्वेश्चन में। दो चीजें क्या हो सकती थी, आपको अभी बोला गया है कि 20 ग्राम दे रखा है, रिड्यूस होकर वो 5 ग्राम हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि इनिशियल 20 ग्राम है, R0 20 ग्राम है और फाइनल इतना बचा, जो बचा होता है वो देखना होता है। क्वेश्चन आपको कभी कभी इस तरीके से भी दे सकता है कि 20 ग्राम में से 5 ग्राम यूज हो गया, बताओ कितना टाइम लगा होगा। जब वो बोले ना 5 ग्राम यूज हो गया या 5 ग्राम कन्वर्ट हुआ है, तब फाइनल कंसंट्रेशन 5 ग्राम नहीं होगी। तब क्या होगी फाइनल कंसंट्रेशन, 20 में से 5 ग्राम माइनस करोगे बिकॉज उतना यूज हुआ है, बचा हुआ 15 ग्राम, वो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी। तो क्वेश्चन को रीड करके हमें इतना पता लगाना है कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो यहां तो इजी है, यहां पे ये R0 हो जाएगा और ये R हो जाएगा। अब देखो यहां पे हमें एक डाउट रहता है कि हमने तो ये पढ़ा है कि हम कंसंट्रेशन लेते हैं, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो हमने बोला कि कंसंट्रेशन लेते हैं, तो यहां क्यों हमने डायरेक्ट मास को कंसंट्रेशन लिख दिया। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट
मास ले लिया हमने, मास को ही मैं आर नॉट बोल रहा हूं और इधर भी मास को ही आर बोल रहा हूं। क्यों हमने मोलैरिटी में कन्वर्ट नहीं करा इन्हें? क्योंकि जब दोनों एक ही सब्सटेंस रहेंगे आपके पास 20 ग्राम और ये 5 ग्राम, तो जो आपने सॉल्यूशन लिया है दोनों सॉल्यूशन के लिए जो आपकी कंसंट्रेशन निकलेगी उसमें वॉल्यूम सेम रहेगी। मतलब जो ओवरऑल आप देखोगे ना आर नॉट जब निकालोगे, मतलब समझिए आर नॉट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यही तो होगा ना। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ये है बाय मोलर मास कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब आर नॉट ये हो गया, आर क्या होगा, आर अगर नॉट हम लगा रहे हैं तो यहां पे नॉट लगा देते हैं, डब्ल्यू नॉट इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल। सेकंड अगर फाइनल के लिए देखते हो, फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम अगेन, तो मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को एक्सपेंड करा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो ये फाइनल मास हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर जब आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो, इस फॉर्मूले में आर नॉट बाय आर होता है, आर नॉट बाय आर होता है। फॉर्मूले में क्या पढ़ते हो आप, T इज इक्वल्स टू 2.303। बड़े आराम से इसका मीनिंग समझना है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्यों हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन यूज करेंगे, ठीक है, क्यों हम डायरेक्ट मास यूज करेंगे। ये फॉर्मूला होता है लॉग आर नॉट बाय आर, ठीक है, आर नॉट बाय आर। ली हमने कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन की रेशियो होगी आर नॉट बाय आर वही उनके मास की रेशियो भी होगी, क्योंकि आर नॉट बाय आर अगर मैं करता हूं यहां से तो देखो वॉल्यूम मोलर मास तो दोनों का होगा फिक्स, और जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो उस कंटेनर की वॉल्यूम ली जाएगी कि हाँ वो रिएक्शन आपकी हो रही है, तो जो वॉल्यूम रहती है ना वो भी फिक्स रहती है। तो आप डायरेक्ट मास में देख सकते हो, यानी आर नॉट बाय आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट बाय डब्ल्यू, यानी मास में ही आ गया रिलेशन। तो आप चाहे आर नॉट बाय आर लिखो चाहे मास की फॉर्म में लिखो, इन्हें एक ही मतलब निकलेगा, ठीक है। मतलब रेशो जो आंसर आएगा ना वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो जब क्वेश्चन में मास गिवन हो, ये नहीं सोचना कि मास को पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो क्वेश्चन के अंदर और आंसर निकालो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पे वैल्यू 2.303, के की वैल्यू 10 की पावर -2 है सेकंड में, सेकंड इनवर्स, लॉग आर नॉट को सीधा सीधा 20 ग्राम और आर को सीधा सीधा 5 ग्राम, ठीक है, डिवाइड करा 4 आ गया हमारे पास, और log 4 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको लॉग टेबल से देखनी पड़ेगी वैसे, 0.6020 log 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां से 2.303 log 4 आ गया 0.6020, और ये 10 की पावर जो -2 है उसको हम ऊपर ही ले आते हैं, 10 की पावर 2, ठीक है, ऊपर ही ले आते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.6020 मल्टीप्लाई बाय 2.303। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं यहां पे, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा 138.6 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप लोग, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इजीली भी कर सकते आप इसको, मल्टीप्लाई करते टाइम अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो। यहां पर 2.3, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.3 ले लो, 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट करना होता है, ध्यान रखना ये बात कि 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट करोगे, इसको भी 2 डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये हो गया 0.60 और 10 की पावर 2। अब तो मल्टीप्लाई इजी बचा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 13 138, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 2, तो 138 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से भी आ रहा है, एग्जैक्ट से थोड़ा ही डिफरेंट है, ठीक है, ये भी आंसर चलेगा आपका। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हम एक बार इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, मास के टर्म्स में ही ले रखा है हमने, जो अभी आपको क्वेश्चन करवाया 5th बिल्कुल ऐसा ही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है और ये एनसीईआरटी का ही है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहां पे सॉल्व करना शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, के की वैल्यू आपको गिवन है 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम, यानी इनिशियली 5 ग्राम है, टेक टू रिड्यूस्ड टू, मतलब घटकर वो 3 ग्राम हो गया। ठीक है, 5 ग्राम था घटकर 3 ग्राम हो गया, तो फाइनल 3 ग्राम होगी कंसंट्रेशन और टाइम निकालना है। तो सेम इक्वेशन आप लगा दोगे टाइम की, t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर। सारे क्वेश्चन अभी इजी चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहना कि जो जो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना कि इजी क्वेश्चंस हैं तो हम कर लेंगे खुद से। सारे क्वेश्चंस ट्राई करा करो, जो इजी हैं वो भी, जो मुश्किल हैं वो भी। ठीक है, पेपर का कुछ पता नहीं होता कि वो कैसा पेपर बना दें। हो सकता है क्वेश्चन इजी आए और उसमें ना हमें ये हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने करे ही नहीं, कैसे होंगे। कई बार हमें दिक्कत आती है कि पेपर कभी कभी इजी बनाते हैं, तब भी हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, नाउ ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। लॉग को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब लॉग डिवाइड में होता है 5/3 तो माइनस में सेपरेट कर सकते हो उसे, log 5 माइनस log 3। ठीक है, और log 5 और log 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। log 5 की वैल्यू होती है 0.6989 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, सो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2.3 ले सकते हो, नीचे आप अप्रोक्सीमेट 1.2 ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 0.6989 माइनस 0.4771। सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, मैं आंसर लिख रहा हूँ 444 सेकेंड्स आंसर आएगा। क्लियर? तो आपको मेथड समझना है किस टाइप से आपको करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगाया, आंसर करा। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. आपको क्या बोला जा रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सबसे पहले बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसको टाइम लगता है 40 मिनट। किसमें टाइम लगा 40 मिनट? फॉर 30% डिकम्पोजिशन। किसमें लगा है? 30% डिकम्पोजिशन, यानी कि एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज, वो टूट कर प्रोडक्ट बना रहा है। कितना प्रोडक्ट बना पाया वो अपनी कंसंट्रेशन का सिर्फ 30% ही प्रोडक्ट बना पाया। तो इसका मतलब क्या रहेगा वो अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ निकालिए, हाफ लाइफ टाइम निकालो। तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए आपको एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, विच इज रेट कांस्टेंट, जो कि आप इस एक्सप्रेशन से निकालोगे। इस एक्सप्रेशन से रेट कांस्टेंट निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू इसमें और टी हाफ निकालेंगे। तो चलो हम इस 30% डिकम्पोजिशन को सॉल्व करते हैं, इससे इंफॉर्मेशन निकालना सीखते हैं। 30% टूट गया, प्रोडक्ट में बन गया, तो इसका मीन्स क्या होगा? आर जो है वो कितना होगा? वो होगा 70% ऑफ आर नॉट, क्योंकि अगर एक रिएक्टेंट 30% प्रोडक्ट बना लेता है तो खुद कितना बचा है? पहले 100% था, 30% उसने प्रोडक्ट बना दिया, खुद कितना बचा? खुद बचा वो 70%। और वही हमें देखना होता है कि फाइनली आर कितना बचा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, आर कितना बचता है वो होती है फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये रिलेशन हमने निकाला यहां से, वैल्यू के की निकालनी है
तो k की फॉर्म में इक्वेशन लिखी, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, और टाइम की वैल्यू कितनी है 40 मिनट्स, तो यहाँ पे 40 मिनट्स वैल्यू डाल दी, लॉग आर नॉट बाय आर होता है, आर नॉट बाय आर, ठीक है। सो आर नॉट, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू थी 70/100 आर नॉट विच इज 7/10, 7/10। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग 7/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग 7/10 को और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। सॉरी लॉग 10/7 है ये, ठीक है। अगर 7/10 आ जाता ना तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाता, और वहीं से आपको ये भी समझ में आता कि क्वेश्चन गलत है, रेट कांस्टेंट या टाइम कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 4 लॉग 10 माइनस लॉग 7, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है। तो 2.303 लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और लॉग 7 की वैल्यू हमें लॉग टेबल से देखनी पड़ेगी। लॉग 7 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। सो लॉग 7 की वैल्यू हमारे पास है 0.8451, 0.8451, ठीक है। लॉग टेबल से वैल्यू देनी होती है। बाकी जब क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना आपको, तो हमें ये देख के घबराना नहीं है कि लॉग आ रहे हैं, सॉल्व करने नहीं आते। लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन ही होगी। इस साल भी जो पेपर आया ना बोर्ड का, उसमें भी लॉग जिस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, जैसे अगर मैं डिवाइड करूंगा ना 10/7 को, जो वैल्यू आएगी उसके लॉग की वैल्यू दे रखी है हमें लॉग 10 की गिवन है, लॉग 7 की, मतलब जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, उस तरीके से सॉल्व करो। लॉग की सारी वैल्यूज क्वेश्चन में आपको मेंशन होती हैं, वो देता है पहले से आपको। और जहां पे जिस पेपर में मेंशन नहीं होगा वहां पे आपको क्वेश्चन में लॉग टेबल निकालना, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई भी हमारे पास एग्जाम नहीं है जिसमें लॉग टेबल यूज करने देते हो या लॉग टेबल की वैल्यू ना गिवन हो, आपको गिवन होगी ही होगी, ठीक है। तो हमें वैल्यू गिवन होगी, तो उसको देख के हमें घबराना नहीं है। तो ये हो गया 2.303 बाय 4, माइनस करेंगे इसको 1 में से, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको हम ले लेते हैं 0.16 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको कट कर देंगे 0.04 पे, तो ये आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.04। इसको इतना ही रहने देते हैं और इसकी वैल्यू टी हाफ में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो टी हाफ में सब्सटीट्यूट करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। तो ना देखो, जब क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले तो देख लिया करो कोई 2 से 3 से 4 से कोई चीज कट रही है नहीं कट रही, उसके बाद ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे डिवीजन या मल्टीप्लाई आ जाते हैं ना पॉइंट में, तो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे आ गए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा भाई अपने आप, आपको क्वेश्चन ना सॉल्व कैसे करना है, आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। डिवाइड सीधा जैसे शुरू से डिवाइड करते आ रहे हो ना, लिख दो, डिवाइड करना शुरू करो। आप काटा पीटी शुरू कर देते हो और वो क्वेश्चन वहीं पे गलत होना शुरू हो जाता है। तो उतना कट करो जितना, ऐसे 2 से 3 से 4 से अगर कट रहा है तो हाँ चलो काट देंगे, बट ये नहीं कि उसी से ही क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। फाइनली डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो एक अच्छे से हमें सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 77.7 मिनट्स, ठीक है। दिस इज टी हाफ। सो ये भी इजी क्वेश्चन था, आपको डीकंपोजिशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे ना, उनमें आर नॉट और आर के बीच में अगर आप एक रिलेशन बिल्ड करना सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता, बस आपको आर और आर नॉट में रिलेशन बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो एनसीईआरटी का है अगेन ये वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं इसके।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला गया रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th वैल्यू। अपने आप करो पहले तो वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो अभी जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं जैसे ही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अपने आप करो, एक बार वीडियो पॉज करके उसके बाद चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम, यानी कितना टाइम लगेगा क्या होने में, रिड्यूस करनी है इनिशियल वैल्यू को उसके 1/16th वैल्यू तक, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको घटाकर 1/16th वैल्यू तक बना दो। यानी रिलेशन डायरेक्ट दे दिया आपको कि जो फाइनली हमें छोड़ना है ना, जो फाइनल कंसंट्रेशन छोड़नी है किस पर छोड़नी है, 1/16th ऑफ R0। रिलेशन भी दे दिया आपको। बचा क्या है क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, T = 2.303 by K log R0/R। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। 2.303, K की वैल्यू 60 सेकेंड्स है, 60 वैल्यू डाल दी हमने, log R0 की वैल्यू R0 ही रखेंगे, R की वैल्यू को 1/16th ऑफ R0 लिखा हमने, कैंसल आउट कर लिया, 2.303 by 60 log 16। log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हुआ, तो 4 हमने आगे ले लिया। एक फॉर्मूला ये भी होता है, log x की पावर y = y log x, मतलब पावर आगे आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो फॉर्मूले साथ साथ लिखवाए जा रहे हैं वो लिखते रहना। तो ये हो जाएगा 4 और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ठीक है, 0.3010 कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेते हैं, सब कट जाएगा। अब देखना, ये 4 से कटेगा तो कितना 15 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, ये 0.1। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको, कितना आ जाएगा 0.46। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.21, 0.46 मल्टीप्लाई बाय 0.1, यानी कि आंसर आ गया 0.046 सेकेंड्स में टाइम था। ठीक है, 0.46 सेकेंड्स। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी सारे एनसीईआरटी के, तो ये सारे क्वेश्चंस करते रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड्स एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आता है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये दिक्कत देता है हमें। तो देखो कैसे करना है वाला क्वेश्चन, आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट गिवन है। रेट मींस जो हमने इनिशियली हम पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड। कंफ्यूज मत हो जाना, इसको रेट कांस्टेंट मत लिख देना, रेट बोला है हमसे। ठीक है, एट 10 सेकेंड, टाइम कब कितना, शुरुआत, रिएक्शन की शुरुआत होने के 10 सेकेंड बाद, रेट ये है। आगे कंटिन्यू करते हुए बोला जा रहा है कि रेट की वैल्यू बदल गई, कितनी हो गई रेट की वैल्यू 0.03 मोल पर लीटर अगले 10 सेकेंड बाद, यानी कि 20 सेकेंड इनिशिएशन से 20 सेकेंड पे रेट ये हो गया। कैलकुलेट करो टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन, टी हाफ बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। सबसे पहले आपको टी हाफ निकालने के लिए चाहिए क्या, टी हाफ निकालने के लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होता है विच इज के। तो आपका पूरा एम क्वेश्चन में यही रहेगा कि आप इस के की वैल्यू को
सॉल्व करो किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले रेट आपको गिवन है दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, सपोज करो कि 10 सेकंड बाद से आपने ऑब्जर्वेशन, यहां से ऑब्जर्वेशन आपने शुरू करी, ठीक है। 10 सेकंड बाद से मतलब एक रिएक्शन शुरू हो रही है, हमने 10 सेकंड उसे होने दिया, उस 10 सेकंड के बाद से ऑब्जर्वेशन हम शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट पर, इस रेट पर जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम बोल देंगे आर नॉट, ठीक है। ये चीज समझना, इस रेट पर, इस टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारे लिए आर नॉट कहलाएगी। और यहां से अगले 10 सेकंड बाद, यानी इसके लिए अगले 10 सेकंड बाद हम बोल देते हैं कि जो 20 सेकंड है इसमें हमने अपनी ऑब्जर्वेशन खत्म करी, इस 20 पे ऑब्जर्वेशन हमने एंड करी। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आप अपनी रिएक्शन को स्टडी करते हो, एक रिएक्शन आपने ले रखी है फर्स्ट ऑर्डर की, आप उसे स्टडी करना शुरू करते हो, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, 10 सेकंड बीत गए, रिएक्शन स्टार्ट हुए, आपने अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करी, आपने उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो शुरू करी, और 10 सेकंड तक आपने उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करा कि 10 सेकंड में रेट की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है। तो उस 10 सेकंड बाद जो कंसंट्रेशन कहलाएगी, जब आपने अपने ऑब्जर्वेशन, आप उस रिएक्शन को पढ़ के हटे, वो होगी फाइनल कंसंट्रेशन। ये चीज निकालना यहां से इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि के निकालने के लिए क्या होता है, अब यहां से यहां पे आ जाइए, के निकालने के लिए हमारे पास एक यही इक्वेशन है 2.303 टी लॉग आर नॉट बाय आर। इसके अलावा तो हमने कोई इक्वेशन पढ़ी ही नहीं है के निकालने के लिए, ठीक है। यही एक इक्वेशन है हमारे पास के निकालने के लिए। तो टाइम पीरियड देखना ध्यान से, आर नॉट और आर के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे रेट की हेल्प से, कैसे निकालेंगे वो भी अभी देखते हैं। और इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में कितना टाइम इंटरवल रहा, 10 सेकंड के लिए हमने ऑब्जर्व करा, तो यहां पर जो टाइम होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड्स। तो यहां पे टाइम की वैल्यू तो आपको मिल गई कि 10 सेकंड के लिए हमने ऑब्जर्व करा है, 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन और बिल्ड कर दो, आप के निकाल दोगे और के की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो रिलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, वो है मेन एम, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रेट 1 बोल देता हूं, इसको रेट 2 बोल देता हूं, बल्कि R1 और इसको R2 बोल देता हूं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन, स्मॉल आर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, आर को कंसंट्रेशन भी ले रखा है हमने और आर को रेट भी ले रखा है, तो स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो रेट, पहला जो रेट है वो ये है, ठीक है। और यहां पर हमने जो इस रेट पर जो कंसंट्रेशन बोली है वो क्या है, इनिशियल, पावर 1 आएगी, बिकॉज रेट लॉ इक्वेशन में पावर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां से आर नॉट की वैल्यू निकालिए, आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 बाय के। R1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.04 बाय के, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये आपने R1 निकाला, सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा के, R ले रखा है हमने और R की फॉर्म में इसको रीअरेंज करा तो R इज इक्वल्स टू आ गया R2 बाय के। R2 की वैल्यू कितनी है, 0.03 बाय के, ठीक है, 0.03 बाय के, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया इसको। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, आर नॉट भी है, आर भी है, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2 और 3 को, 2 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है, 3 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूट किस में करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो दोनों की वैल्यूज को, ठीक है। तो k क्या आ जाएगा हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 10 लॉग आर नॉट आ गया 0.04 बाय के और r आ गया
0.03 बाय के से के कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करेंगे 2.303 बाय 10 लॉग, ये 4/3 आ जाएगा, 4 माइनस लॉग 3 डिवाइड, रूल लगा दिया हमने लॉग का। नाउ सॉल्व करेंगे इसे तो k इज इक्वल्स टू 2.303 10 log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। दोनों वैल्यूज डाल देंगे तो 0.6020 माइनस 0.4771। ठीक है, यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k की वैल्यू निकाली और उस k की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू ये निकल गई, इसको इक्वेशन सब्स्टिट्यूट इन t हाफ में सब्स्टिट्यूट कीजिए, t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k विच इज 2.303, 0.6020 माइनस 0.4771 डिवाइड 10 है, ऊपर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने में फाइनली आपका आंसर आएगा 24.1 सेकेंड। ये अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन कर लेना इसके अपने आप, मेथड हमें क्लियर है कि मेथड हमें क्या करना है। ठीक है, रेट गिवन है, रेट से हम r और r0 के बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, या उनकी वैल्यू बोल दे, वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू हमने t हाफ में सब्स्टिट्यूट करी और फाइनली आंसर निकाला। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास। ऐसे ही अब क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन A gives B follows first order kinetics. Time taken for 0.8 moles of A to produce 0.6 moles of B is 1 hour, in 1 hour. What is the time taken for conversion of 0.9 moles of A to 0.675 mole of B? ठीक है, तो आपको ना एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, A gives B। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल नहीं है इसकी, बट क्वेश्चन समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि टाइम लगा कि किसमें, पहले तो देख लें, टाइम 1 आवर लगा, किसमें लगा 1 आवर, जब हमने 0.8 मोल्स ऑफ A को कन्वर्ट करा किसमें, 0.6 मोल्स ऑफ B में। अब यहां से क्या निकालेंगे हम, यहां से क्या निकालेंगे, आपको 0.8 मोल्स ऑफ A को बोला कि इतना इनिशियली गिवन था, उसमें से आपने 0.6 मोल ऑफ B बना दिया। ठीक है, उसमें से 0.6 मोल ऑफ B बना दिया। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो A गिव्स B, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जब रिएक्शन की शुरुआत हुई है तो A होगा 0.8 मोल और ये होगा 0। टाइम t इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 घंटे बाद क्या हुआ, 0.8 में से ये 0.6 कन्वर्ट हो गया, ये 0.6 बन गया। तो ये कितना बचा होगा, ये कितना बचा होगा, दोनों की स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो ये कितना बचा होगा, 0.2 इतना बचा होगा, क्योंकि बाकी 0.6 तो इसमें कन्वर्ट हो गया मोल्स। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A0 की वो आ गई 0.8 और जो फाइनल कंसंट्रेशन है A की वो आ जाएगी 0.2। ये चीज निकालना यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दोबारा इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, 0.8 मोल्स ऑफ A जो है वो 0.6 मोल ऑफ B में कन्वर्ट होता है। तो इसको ना कैसे करते हैं हम लोग, हम ऐसे करते हैं कि 0.8 मोल में से X माइनस हुआ, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, और ये कितना बना होगा, ये X बना होगा। अगर यहां होता 2 तो इधर 2x लिखते,
ठीक है, तो यहां हमने x लिखा। अब आपको b गिवन है कि b कितना था 0.6, यानी कि इसकी वैल्यू 0.6 हुई। यहां पर 0.6 डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 ही आएगा यही, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ता है कि a की फाइनल कंसंट्रेशन, जैसे प्रेशर वाले क्वेश्चन करे थे वैसे ही है ये भी, ठीक है। तो a की हमारे पास आ गई। अब आगे क्वेश्चन देखो, आगे एक और स्टेटमेंट बोली है, आप ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा, टाइम बता दो कितना टाइम लगेगा अगर हमें 0.9 मोल्स ऑफ A को कन्वर्ट करना है 0.675 मोल्स ऑफ B में, इसका टाइम बता दो। तो इसमें अगेन हम वही इंफॉर्मेशन देखेंगे कि A गिव्स B टाइम t इक्वल्स टू 0 पर 0.9 मोल है, ये बना ही नहीं होगा। टाइम t इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है कितना टाइम, उसमें 0.9 माइनस x, और x की वैल्यू क्या गिवन है 0.675, तो यहां भी आ जाएगा 0.675 माइनस करोगे वैल्यू क्या आएगी 0.225। तो इनिशियली a नॉट इस केस के अंदर इनिशियली 0.9 गिवन था और फाइनली 0.225 गिवन था, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब आपको इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके इसके लिए टाइम निकालना है। कैसे करोगे, जब आपको एक ही रिएक्शन पर दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या दो डिफरेंट केसेस दे दें तो दोनों को इक्वेट करते हो यूजिंग के, यानी रेट कांस्टेंट, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अगर मैं पहली वाली के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखी जाएगी, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग, t कितना है, t यहां पर 1 आ रहा है, वैल्यू डालते हुए चलते हैं, 1 लॉग r नॉट a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8, फाइनल कंसंट्रेशन 0.2, तो ये आ गया 4, यानी कि 2.303 लॉग 4, ये आ गई k की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से भी k की वैल्यू निकालेंगे 2.303, यहां पर टाइम निकालना है तो t को एज इट इज लिख देते हैं, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.9, फाइनल कंसंट्रेशन 0.225 निकाली है हमने, कट करोगे अगेन 4 आ जाएगा, यानी कि 2.303 लॉग 4 नीचे t, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको दिख ही रहा है डिवाइड करने पे सब कुछ कट जाएगा, t आएगा अगेन 1 r, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो k दोनों डिवाइड करने हैं हमें, या डिवाइड करने की बजाय इक्वेट कर दो, ठीक है, इक्वेट कर दो बिकॉज दोनों सेम है, इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों k हैं, ठीक है, दोनों k हैं, इक्वेट करेंगे तो 2.303 लॉग 4, ये इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t लॉग 4, लॉग 4 से लॉग 4 कटा, 2.303 से 2.303 कट गया, टाइम की वैल्यू आ गई 1, किसमें r में, क्योंकि इनिशियली भी r में ही पुट करी थी इधर, यानी सेम टाइम लगेगा, जितना 0.8 को 0.6 में 0.2 में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है उतना ही टाइम 0.9 को 0.225 मोल्स में कन्वर्ट होने में लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये भी कर लेना। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये असाइनमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, इस असाइनमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोग जितने क्वेश्चंस आज करवाए हैं, ठीक है, उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम काफी हद तक फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट थोड़े और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, ठीक है। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन वाला। इस क्वेश्चन में काफी दिक्कत आती है बच्चों को, होता कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन इजी है पर पता नहीं दिक्कत बड़ी आती है हर साल बच्चों को। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C इज 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ दे दिया ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, आपको एक टर्म बोली रेडियो एक्टिव। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना
तो आपको कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों नहीं लिखा? रेडियो एक्टिव वर्ड आ गया। रेडियो एक्टिव में हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। तो आपको यहां पर रेडियो एक्टिव वर्ड से समझना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका टी हाफ गिवन है 5730 ईयर्स। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड had only 80% of 14C found in a living tree। आपको ये बोला हो गया कि एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मतलब एक ना जो होता है ना पुरानी चीज कभी हमें मिल जाती है तो उसके अंदर उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट। कोई भी जो पुरानी चीजें होती हैं, बहुत पुरानी चीजों की हम एज वगैरह देखते हैं ना, तो वो उसके पे एक स्टडी करी गई। वुड का सैंपल है हमारे पास, ठीक है। उस वुड में एक जो बहुत पुराना वुड है उसके अंदर हमें 80% ऑफ कार्बन मिला। 80% ऑफ कार्बन मिला मतलब 80% ऑफ कार्बन मिलने का मतलब क्या है? जब वो बना होगा तो 100% होगा उसके अंदर, ठीक है। अब वो धीरे धीरे डिके होते 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 80% बच गया। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ कितनी एज है सैंपल की। जब हमने पहली क्लास स्टार्ट करी थी ना इंट्रोडक्शन में, तभी हमने बोला था कि इस केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग ये चीज पता करते हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं, जो बहुत पुरानी चीजें मिलती हैं, उनकी एज कैसे पता करते हैं, अप्रोक्सीमेट एज। तो वही क्वेश्चन आ गया आपके पास। इस क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकली समझना। एक वुड का टुकड़ा है आपके पास, ठीक है, आपको दिखा कि बहुत ही ना पुराना टुकड़ा है। इस पे स्टडी शुरू करी हमने, ठीक है। स्टडी शुरू करने के बाद हमने पता लगाया कि इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि है कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 जो होता है एक रेडियो एक्टिव है। तो जब वो वुड का टुकड़ा बनाया होगा या बना होगा वो, तब उसके अंदर जितना भी ये प्रेजेंट होगा मैं उसको 100% ही बोलूंगा, ठीक है, 100%। अब इसमें स्टडी करी गई और पता चला कि उसमें 80% बचा रह गया ये बस। यानी कि धीरे धीरे डिके हो रहा है, और डिके का रेट आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है बिकॉज रेडियो एक्टिव है। अब 100% से कुछ टाइम बाद वो 80% हो गया। इस ड्यूरेशन में जब आपने इस 100% जब वो बना होगा, 80% जब आपको मिला, तो इनके बीच का अगर मैं टाइम निकाल लूं तो वही नहीं होगी एज ऑफ सैंपल कि 100% तो इनिशियली जब वो बना होगा, 80% उसके अंदर हमें मिला है, तो यानी कि टाइम इसके ड्यूरेशन का 100% से 80% के बीच में जो टाइम लगा होगा वही होगा उस एज ऑफ सैंपल, वुड का एज, ठीक है। तो आपको यही निकालना है बस, ठीक है। तो 80% मिला आपको। 80% मिलने का मतलब क्या है? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80% ऑफ आर नॉट। एक रिलेशन मिल गया हमें, जैसे हमने पीछे रिलेशंस बनाए थे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, रीड करना है हमें। क्या? An archaeological artifact containing wood had only 80% of 14C carbon found in a living tree। ठीक है, 80% है उसके अंदर, तो 80% है उसके अंदर। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। टाइम, एज ऑफ सैंपल बताना है, टाइम बताना है आपको कितना टाइम हुआ होगा। नाउ सबसे पहले टाइम बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2.303 इक्वेशन लगाई हमने, के लॉग आर नॉट बाय आर, ठीक है। आर नॉट और बाय आर के बीच में रिलेशन है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं वैल्यू 2.303 के लॉग आर नॉट। आर की वैल्यू हमने लिखी 80% ऑफ आर नॉट। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो गया। के की वैल्यू हाफ लाइफ टाइम से निकाल लोगे। के इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0.693 बाय टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू यहां रख दीजिए 0.693 बाय 5730 ईयर्स, ठीक है। तो आप ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 बाय ऊपर आ जाएगा 5730, लॉग 80% है। 80% का मीनिंग क्या हुआ? 100 ऊपर और नीचे 80, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 1845 ईयर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1840 तक भी आता है, 1850 तक भी आता है, तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज log 10 की वैल्यू अगर इसको आप देखोगे
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log 10 माइनस log 8। सॉल्व करोगे जब log को, log 10 की वैल्यू क्या 1 होती है, log 8 की वैल्यू आप लिख दो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। ठीक है, ये वैल्यू लिख देना। बाकी log 8 की वैल्यू अलग से आप log टेबल से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। 2 हाँ 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ बार बार, 3 आएगा। वैल्यू होती है 0.9030। ठीक है, नाउ ये वैल्यू यहाँ पे रख देना, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बस एक ये चीज़ आपको निकालनी होती है। इसमें कंफ्यूज आप हर बार यही होते हो कि 20% आर नॉट ले लेते हो ज़्यादातर। ठीक है, कंफ्यूजन ये होती है। आपको बोला ना कि 80% उसके अंदर मिला, 80% मिलने का मतलब क्या कि फाइनल उतना है उसके अंदर, तो जितना होगा, जितना बचा होगा उतने को ही तो आप लोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है। जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं आज, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के, बट हम जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे लेवल के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। नीट के भी हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हैं, एनसीईआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, जो बोर्ड में आ चुके हैं वो भी करें। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में यही असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ओके।